आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र या इसको अर्ध आनुभविक द्रव्यमान सूत्र या सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, इन तीनों नामों से इसको जानते हैं। एक और नाम होता है इसका बेथे-विजेकर द्रव्यमान सूत्र। ये चार नाम है इसके, तो चारों में से कोई भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। बेथे-विजेकर द्रव्यमान सूत्र, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला या अर्ध आनुभविक द्रव्यमान सूत्र या अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र। तो पिछले वीडियो में जो हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी द्रव बूंद मॉडल बताया था, तो वॉन और विजेकर ने उसी द्रव बूंद मॉडल को आधार मानकर इस अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र या सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला की स्थापना की या इसको ड्राइव किया। ठीक है ना, किसको आधार माना? इसमें द्रव बूंद मॉडल को इसमें आधार माना गया। ठीक है, तो इस अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम कोई भी एटम हो, उस एटम में जो नाभिक होगा यानी परमाणु में जो भी नाभिक है उसके हम बंधन ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला की सहायता से। ठीक है, और इसमें मेन रूप से द्रव बूंद मॉडल को आधार मानकर इसको ड्राइव किया गया। ठीक है ना, तो अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र को सन 1935 में वॉन विजेकर ने द्रव बूंद मॉडल के आधार पर स्थापित किया था। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र को बेथे-विजेकर द्रव्यमान सूत्र भी कहते हैं। तो ये चार नाम हैं, इनको चार नामों को आप याद रखना: अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र, अर्ध आनुभविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला या बेथे-विजेकर द्रव्यमान सूत्र। ठीक है, तो इसमें कैसे हम इस सूत्र की स्थापना करते हैं, सूत्र को कैसे ड्राइव करते हैं, वो देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एटम है, एक्स एटम है कोई, जिसकी द्रव्यमान संख्या है ए और परमाणु क्रमांक है कितना? जेड, यानी उसमें जेड प्रोटॉन है, जेड इलेक्ट्रॉन है और ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन। इनसे मिलकर परमाणु बना हुआ है। तो अगर हम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें, बहुत से ऐसे एपरेटस हैं जिनसे हम डायरेक्ट परमाणु का द्रव्यमान एक्यूरेटली ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये किसी परमाणु का द्रव्यमान है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, उसका ये द्रव्यमान है। अब जैसा मैंने बताया, इस परमाणु में क्या क्या है? Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन। अगर मान लीजिए Mp क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो, Me एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो और Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो, तो इस परमाणु में उपस्थित सभी पार्टिकल, कौन कौन से पार्टिकल हैं? Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन, इन सब का द्रव्यमान को अगर हम अलग अलग जोड़ें, यानी पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हम जानते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी जानते हैं, और इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू जेड प्लस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू जेड प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इंटू ए माइनस जेड। ये जो टोटल करें, ये द्रव्यमान निकालें, तो एक्सपेरिमेंटली यानी प्रयोगों से ये देखा गया है कि ये जो द्रव्यमान आता है, अलग अलग कणों के द्रव्यमानों का योग, यानी परमाणु में उपस्थित अलग अलग पार्टिकल्स के सभी पार्टिकलों का अलग अलग द्रव्यमानों का योग परमाणु के कुल द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इस डिफरेंस का जो कारण है वो है बंधन ऊर्जा।
यानी जब इन कणों को मिलकर एक परमाणु बनता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ऑर्बिटों में बाइंड हो जाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाउंड हो जाते हैं। तो उनको बाउंड अवस्था में बंद अवस्था में रखने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर वो ऊर्जा नहीं हो तो ये बंध नहीं सकते। तो जितना भी ये डिफरेंस आ रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बंधन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि किसी भी परमाणु, ये जो परमाणु हमने कोई एक परमाणु लिया XZA का द्रव्यमान, ये परमाणु का द्रव्यमान है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। यानी ये कम का निशान है। परमाणु का द्रव्यमान इज लेस देन द मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। यहाँ पे MP, ME और MN क्या है? क्रमशः प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान हैं। ठीक है ना। अगर हम इस द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में, बंधन ऊर्जा, बंधन क्या होते हैं? बाइंडिंग एनर्जी को हम एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम इन द्रव्यमानों को ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो क्या होता है? mc²। तो इस द्रव्यमान को c² से मल्टीप्लाई कर दो तो परमाणु का द्रव्यमान के तुल्य ये ऊर्जा हो गई। इस द्रव्यमान को अलग c² से मल्टीप्लाई कर दें तो जितने भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उनके द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा हो गई। और क्योंकि मैंने बताया था ये द्रव्यमान इससे ज़्यादा होता है तो इसमें से हम कितना डिफरेंस होता है? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, तो -B'। ये डैश मैंने क्यों लगाया अभी बताऊंगा। अब चलते हैं आगे। ये बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए, अभी डैश का रीजन मैं अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए Z प्रोटॉन और Z इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग द्रव्यमान निकालें और जोड़ें तो वह द्रव्यमान हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा। यानी ये द्रव्यमान ज़्यादा है। अगर इनको हम मिला के एक हाइड्रोजन एटम बना दें, Z हाइड्रोजन एटम बना दें, तो ये द्रव्यमान इससे कम हो जाएगा। यानी किस वजह से कम हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी है वो एनर्जी इसमें से माइनस हो जाएगी। क्योंकि एटम तभी बनेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता होगी प्रोटॉन की चारों ओर इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोजन एटम बनाते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हाइड्रोजन एटम बनाया, तो यहाँ Z प्रोटॉन है और Z इलेक्ट्रॉन है, तो Z हाइड्रोजन एटम बन गई। अब हाइड्रोजन एटम बनते ही ये द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमानों के योग से कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो फिर बाइंडिंग एनर्जी, ये जो भी कमी आएगी वो किधर आएगी? बाइंडिंग एनर्जी में। तो उसको हमने इधर इंक्लूड कर लिया बाइंडिंग एनर्जी में। जैसे यहाँ पे माइनस किया था बाइंडिंग एनर्जी, जैसे हमने यहाँ, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पर, जो ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये मान लीजिए केवल नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी है। यहाँ पर ये एटम नहीं बना अभी, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। अब यहाँ पर हमने एटम बना दिया। एटम बनते ही क्या होगा? एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी और इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अब ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी B है, क्या है? बंधन ऊर्जा। ये दो बंधन ऊर्जाओं का योग होता है। कौन कौन सी बंधन ऊर्जा? एक तो एटम बना, और एटम के अंदर जो नाभिक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें समाये हुए हैं, उसकी भी बंधन ऊर्जा होती है। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा और एटॉमिक बंधन ऊर्जा, परमाणु की बंधन ऊर्जा, इन दोनों बंधन ऊर्जाओं का योग है ये B। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी है, यानी एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बंधे हुए हैं उनकी जो बंधन ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। लेकिन नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा है वो MeV की को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। आपने बंधन ऊर्जा वक्र देखा होगा तो वो MeV में होता है, यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन औसत का जो औसत मान है वो 7-8 के बीच में होता है, 7-8 MeV।
और जो इलेक्ट्रॉनिक बंधन ऊर्जा है वो जो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो अगर इस बंधन ऊर्जा को हम इससे डिवाइड करें, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को एटॉमिक बंधन ऊर्जा से डिवाइड करें, तो ये आता है लगभग 10⁶। यानी हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा की तुलना में परमाणविक बंधन ऊर्जा या एटॉमिक बंधन ऊर्जा नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ वेरी वेरी लार्ज देन एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी। तो हम इस फॉर्मूले में अगर हम इसको नगण्य मान लें तो क्या हो जाएगा, जो हमारी बंधन ऊर्जा बी है सूत्र में, ये कुल क्या हो जाएगी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो हम यहाँ पर इसमें एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी चूँकि उसका मान बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है एज कम्पेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम अब ये जो बंधन ऊर्जा है, वैसे तो एटॉमिक और न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का सम है, लेकिन अब हम आगे कैलकुलेशन में इसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा मान के चलेंगे। B इज रफली इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। NuC मतलब न्यूक्लियस, MAT मतलब एटॉमिक। ठीक है ना। तो अतः इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में दी गई बंधन ऊर्जा को हम लगभग नाभिकीय बंधन ऊर्जा के तुल्य मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो परमाणविक बंधन ऊर्जा में कौन कौन सी बंधन ऊर्जा होती है, एक तो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी होती है, एक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है। एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है, जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा की वजह से, और नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। नाभिकों के मध्य जो आकर्षण बल है उससे उत्पन्न होती है। और ये एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी नाभिक और इलेक्ट्रॉन, नाभिक कैसा है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन कैसे नेगेटिवली चार्ज, तो उनके मध्य कूलम बल लगेगा, कूलम बल से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब जो हमने पिछले अभी बताया था कि जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है वो एटॉमिक बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो एटॉमिक बंधन ऊर्जा को हम नगण्य मान सकते हैं। अब जो बंधन ऊर्जा है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, अब बी को हमने नाभिकीय बंधन ऊर्जा मान लिया। ये जो बंधन ऊर्जा है ये इसके कई घटक होते हैं, कई, यानी यहाँ मैंने लिखे हुए लगभग 5 घटक होते हैं, VB, VS, VC, VA और VP। ये क्या क्या चीज़ें अभी बताएंगे। तो जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है उसमें इन सभी 5 घटकों का योगदान होता है, कुछ न कुछ योगदान होता है। उन सब के योगदानों से मिलकर किसी भी नाभिक की परमाणु में उपस्थित नाभिक की बंधन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इन सभी घटकों में ये जो बंधन ऊर्जा है पहली वाली VB, पहले मैं बता दूं क्या क्या है। देखो V मतलब वॉल्यूम, यानी ये हो गई आयतन बंधन ऊर्जा। S मीन सरफेस यानी पृष्ठ, तो BS हो गई पृष्ठ ऊर्जा। BC यानी कूलम, तो BC हो गई कूलम ऊर्जा। BA एसिमेट्री यानी असममित, तो ये ऊर्जा होगी असममित के कारण ऊर्जा। और BP यानी पेयरिंग, युग्मन, ये ऊर्जा होगी युग्मन के कारण। तो कई फैक्टर होते हैं नाभिक में जिनका कंट्रीब्यूशन होता है कुल बाइंडिंग ऊर्जा का निर्माण करने में। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो VB आयतन ऊर्जा का होता है। और बाकी के जो घटक है इनका योगदान कम होता है, लेकिन इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये VB हो गई आयतन ऊर्जा, BS हो गई पृष्ठ ऊर्जा, VC हो गई कूलम ऊर्जा, BA हो गई असममित ऊर्जा और BP हो गई युग्मन ऊर्जा। अब इनके मान क्या क्या आएंगे वो हम एक एक का मान निकालते हैं, वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, बंधन ऊर्जा के प्रत्येक घटक की व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं आयतन ऊर्जा यानी वॉल्यूम एनर्जी BV। बंधन ऊर्जा वक्र से देखा होगा आपने, बंधन ऊर्जा वक्र में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगभग कांस्टेंट होता है। जो वक्र आप ध्यान करें वो लगभग कांस्टेंट सी आती है। ठीक है ना। तो यहाँ से बंधन ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू A क्या है, द्रव्यमान संख्या,
और नाभिक किसी भी नाभिक की या परमाणु की जितनी ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होगी उस नाभिक का आयतन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। यानी जो B है ये अब आयतन ऊर्जा होगी, मान लिया हमने इसको, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू नाभिक का आयतन, इसीलिए इसको आयतन ऊर्जा बोलते हैं। और नाभिक का, अगर नाभिक की त्रिज्या r है तो नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। नाभिक को हम कैसे मानते हैं, स्फेरिकल, गोलीय, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। और r क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र बताता है, r बराबर होता है r0 1/3। तो r का ये मान रख दिया, तो का क्यूब, ये क्यूब लगा हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r0³ a हो जाएगा, r0³ a, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r0³ a। तो यानी आयतन बंधन ऊर्जा VB इज प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई r0³ a। अगर हम ये कोफिशिएंट लगाते हैं इसमें तो आयतन बंधन ऊर्जा BB इज इक्वल टू AB इंटू A। ये AB क्या है, कांस्टेंट है, किससे संबंधित है, आयतन से, जो नाभिक का आयतन है उससे संबंधित ये कांस्टेंट है AB। तो इस तरह से जो आयतन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा में जो पहला घटक है आयतन ऊर्जा, उसका मान हो गया ABA, जहाँ AB आयतन से संबंधित एक नियतांक है। इसका मान क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी घटक जो हैं अभी हमने डिस्कस किया आयतन ऊर्जा का, बाकी जो भी घटक हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।